डर, भय या फिर दर्द के एहसास से जब कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो फिर उसे कोई परवाह, कोई फिक्र न रह जाती है। उसे फिर कोई भय डरा नहीं सकता है, कोई दर्द उसे अपनी आगोश में नहीं ले सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो बड़े खुले मन से तानाशाही का खिलाफत करता है, देश की ऐसी सरकार को चिढ़ाता है जो वर्तमान में सत्ता में है और जिसके नाम से बड़े बड़े मीडिया हाउस थर थर कांपते हैं। जी हाँ, नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ और आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स जिसका नाम है श्याम रंगीला। द वायर पर अक्सर मोदी की मिमिक्री करते हुए, तमाम कटाक्ष करते हुए, तमाम रिपोर्टर्सों के जवाब देते हुए इस शख्स को आप लोग सुन सकते हैं। आज अगर बात करेंगे तो श्याम रंगीला के शब्दों में बात करेंगे। वो कहते हैं कि दिल टूट गया है, रोना आ रहा है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, प्रस्तावक, पैसे और सभी जरूरी चीज़ें थीं, लेकिन उसके बाद भी मेरा नामांकन खारिज हो गया। वाराणसी लोकसभा सीट से नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बाद कॉमेडियन श्याम रंगीला ने ये बयान दिया है। श्याम रंगीला राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़कर उनके ही भाषा में उन्हें जवाब देने का ऐलान किया था। 15 मई को वाराणसी सीट से श्याम रंगीला समेत कुल 38 कैंडिडेट नामांकन रद्द हुआ। श्याम रंगीला का नॉमिनेशन क्यों खारिज हुआ? चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? शपथ पत्र क्या होता है? प्रस्तावकों के क्या नियम हैं? ये सारी बातें, सब जरूरी चीज़ें उनके पास थीं, लेकिन आखिर क्यों, क्या दिक्कत आ गई? कहते हैं श्याम रंगीला कि नामांकन खारिज होने के बाद एक वीडियो में बताया कि नामांकन के आखिरी दिन दोपहर 3 बजे मेरा नामांकन पत्र लिया गया। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था और मुझे नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे शपथ भी लेनी है। अब आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि नामांकन के दौरान शपथ नहीं लेने की वजह से पर्चा खारिज हो गया है। एक्स पर रंगीला की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने लिखा है, श्याम रंगीला के नामांकन पत्र में हलफनामा अधूरा था और शपथ नहीं ली गई थी। इसके बारे में उन्हें सूचित भी किया गया था। दरअसल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1961 के मुताबिक नामांकन भरने के दौरान कैंडिडेट को शपथ पत्र जमा करते समय ओथ कमिश्नर या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के सामने शपथ लेनी होती है। इससे सुनिश्चित होता है कि कैंडिडेट द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। अगर शपथ नहीं ली जाती है तो कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब आप सुनिए कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन कौन दर्ज कर सकता है। इस बारे में कुछ जानकार जवाब देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के मुताबिक ये 5 जरूरी अहर्ताएं पूरे करने वाले कोई भी शख्स लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। क्या है ये अहर्ताएं, ये जान लीजिए आप लोग। वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र उसकी 25 साल हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया न हो। ये 5 जो है जरूरी अहर्ताएं हैं। चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। नामांकन की आखिरी तारीख से पहले उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन फॉर्म जमा करना होता है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नामांकन करने के लिए 2 तरह के फॉर्म भरते हैं। पहला नॉमिनेशन फॉर्म 2A और दूसरा एफिडेविट फॉर्म 26I। अब आप लोग सोचिए, नॉमिनेशन फॉर्म 2A के कुल 8 पार्ट्स होते हैं। इस फॉर्म के शुरुआती में 4 पार्ट्स उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, जबकि पार्ट 5 प्रस्तावक, पार्ट 6 नामांकन फॉर्म स्वीकार करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर, पार्ट 7 नॉमिनेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाले अधिकारी और पार्ट 8 नामांकन स्क्रूटनी करने वाले अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के होते हैं। कुल मिलाजुलाकर इन दांव, पेच और पचड़ों में श्याम रंगीला को फंसा दिया गया। श्याम रंगीला कहीं न कहीं ढीला पड़ गए। यहाँ पर उन्हें अवैध या फिर यूँ कहें कि बस पर्याप्त डॉक्यूमेंट न होने का कारण देकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या श्याम रंगीला की आवाज़, उनकी मिमिक्री, उनके कटाक्ष मोदी का विरोध करने से क्या उन्हें रोक पाएंगे? जो भी हो, आप बने रहिएगा, हम आएंगे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।